नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री एकेडमी पर मैं बिमला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम 9 भाग या सत्र पूरे कर चुके हैं। आज हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का यह 10वां भाग या 10वां सत्र है, या ये कहें कि आज यह हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का अंतिम सत्र है। इसके बाद हम नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। उसमें हम हिंदी व्याकरण को बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के अंतर्गत भाषा के विविध रूपों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आशा करती हूँ कि मेरा यह प्रयास आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सर्वप्रथम बात करते हैं बोली, उपभाषा और भाषा के बारे में। बोली किसे कहते हैं? भाषा का लघुत्तम एवं बोलचाल का स्थानीय रूप क्या होता है? भाषा कहलाता है। अब बात करते हैं उपभाषा, या इसे विभाषा भी कहा जाता है। एक प्रदेश या प्रदेश के बड़े भाग में वैचारिक आदान प्रदान का जो माध्यम होता है, भाषा की तुलना में इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, और बोली की तुलना में थोड़ा सा व्यापक होता है। उसे क्या कहा जाता है? उपभाषा या विभाषा, जिसे बोलने वालों का कोई स्वशासित राज्य या देश नहीं होता, जो मानकीकृत भी नहीं होती, और जिसमें साहित्य भी कम या बिल्कुल ना के बराबर लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उपभाषा। अब बात करते हैं भाषा के बारे में। भाषा वह है जो विस्तृत क्षेत्र में वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम है। इसके बाद बात करते हैं काव्य भाषा। काव्य भाषा कौन सी भाषा है? तो भाषा का परिनिष्ठित और साहित्यिक रूप, जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता हो। तत्सम शब्द अर्थात जो संस्कृत से लिए गए शब्द हो, उनकी ज़्यादा अधिकता हो, उसे क्या कहते हैं? काव्य भाषा। अब बात करते हैं भाषा और बोली में क्या क्या अंतर है। भाषा का क्या है? विस्तृत क्षेत्र है, वहीं बोली का क्षेत्र क्या है? सीमित है। भाषा विभिन्न अंचलों के बीच संपर्क का माध्यम है, वहीं बोली एक अंचल विशेष में संपर्क का माध्यम है। भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है, वहीं बोली का निश्चित व्याकरण नहीं होता है। भाषा का क्या है? मानक रूप है, और बोली क्षेत्र के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होते रहती है। भाषा क्या है? मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्रयोग की जाती है, वहीं बोली का केवल मौखिक रूप में ही प्रयोग किया जाता है। भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है, लेकिन बोली की कोई निश्चित लिपि नहीं होती। भाषा शासकीय मान्यता प्राप्त होती है, वहीं बोली शासकीय मान्यता प्राप्त हो यह अनिवार्य नहीं है। अब बात करते हैं राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के बारे में। राजभाषा किसे कहते हैं? तो संविधान द्वारा सरकारी कामकाज और प्रशासन, संसद, विधानमंडल तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए जो भाषा स्वीकृत की गई है, उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा। किसी भी देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा जिससे उनका सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है, वह क्या है? राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? तो जो अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती हो, और जिससे प्रति व्यक्ति का क्या है? सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव हो, वह क्या है? राष्ट्रभाषा। अब बात करते हैं संपर्क भाषा के बारे में। तो दो भिन्न मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों के बीच वैचारिक संपर्क का माध्यम क्या है? संपर्क भाषा। जैसे किसी अलग अलग क्षेत्र के किसी की भी दो व्यक्तियों की जो मातृभाषा है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन उनके बीच कोई एक संपर्क भाषा अवश्य होगी। जैसे इंग्लिश जिसकी मातृभाषा है तो वह हिंदी कम जानेगा, और वैसी जैसे जिसकी हिंदी मातृभाषा है तो वो इंग्लिश कम जानेगा। उन दोनों के मध्य कोई एक भाषा होगी जिसके द्वारा वो एक दूसरे से संपर्क करेंगे, तो वह क्या है? वह है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा को सेतु भाषा, व्यापार भाषा भी कहा जाता है। जैसे विश्व में अंग्रेजी को क्या कहा जाता है? संपर्क भाषा कहा जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। सर्वप्रथम तो राष्ट्रभाषा का अर्थ जान लेते हैं। राष्ट्रभाषा किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा
आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार विमर्श, सांस्कृतिक एकता के लिए उपयोग एवं सार्वदेशिक भाषा होती है। अब इसी के साथ बात करते हैं कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा क्यों है। तो सर्वप्रथम 1857 के आंदोलन के दौरान भारत में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता को अनुभव किया गया। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का चयन अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि को जन स्वीकृति न मिलना थी। तो हिंदी के चयन करने का प्रमुख कारण क्या था? तो संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी भाषा को अखिल भारतीय स्तर पर जन स्वीकृति न मिलना हिंदी का चयन की एक प्रमुख कारण था। हिंदी से अधिक सामर्थ्यवान किसी अन्य भाषा का अभाव भी एक दूसरा कारण था या अन्य कारण था हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चयन करने का। अब कुछ राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें हमें जान लेना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था, जैसा कि आप सभी लोग जानते आए हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम 1873 में बंगाल में केशव चंद्र सेन ने बंगला भाषा के पत्र सुलभ समाचार के माध्यम से अभिव्यक्त किया। तो सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्र बनाने का विचार किसने दिया? तो केशव चंद्र सेन ने दिया था। और कब? तो 1873 ईस्वी में। केशव चंद्र सेन के इस विचार का बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने समर्थन किया। तो केशव चंद्र के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विचार का समर्थन किसने किया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। अब बात करते हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन। जो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के चयन के पीछे के जो कारण था, उसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी था। 1826 में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक हिंदी पत्र के माध्यम से देश की एकता के लिए हिंदी के पठन पाठन को अनिवार्य माना। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया? हिंदी जो भारत की देश की एकता है उसके जो पठन पाठन के लिए है उसको हिंदी अनिवार्य माना। वहीं नवीन चंद्र राय ने लाहौर से हिंदी की 2 पत्रिकाएं प्रकाशित कर पंजाब में हिंदी का प्रचार करा। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो नवीन चंद्र राय ने किया। भूदेव मुखर्जी ने बिहार में हिंदी पाठ्यपुस्तकों के प्रचलन और बिहार की अदालतों में हिंदी और नागरी लिपि की स्थापना की। तो बिहार में हिंदी की पाठ्यपुस्तकों का प्रचलन और अदालतों में हिंदी और नागरी लिपि की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो भूदेव मुखर्जी को जाता है। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में भाषण देना प्रारंभ किया था। हिंदी में ही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा गया। आर्य समाज के माध्यम से विभिन्न नगरों व शिक्षण संस्थाओं में हिंदी का प्रचार किया गया। अब स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से जो परिणाम हुआ हिंदी के चयन में वह इस प्रकार है। जैसे 1915 में गांधी जी ने देशव्यापी भाषा की आवश्यकता अनुभव की, इसलिए उन्होंने क्या कहा? हिंदी के विकास की ओर उनका ध्यान गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्र निर्माण के रचनात्मक कार्यों में हिंदी प्रचार को स्थान दिया गया। 1936 और 1938 में कांग्रेस अधिवेशनों में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए और हिंदी की राजनीतिक स्थिति क्या हो गई? मजबूत हो गई। अहिंदी भाषी प्रांतों में भी हिंदी का व्यापक प्रचार होने लगा। साहित्यिक संस्थाओं के माध्यम से जो हिंदी के विकास में जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी बात करना यहाँ पे जरूरी है। काशी नागरी प्रचारणी सभा जो 1893 में जिसकी स्थापना हुई वाराणसी में, यह भी क्या थी? हिंदी के विकास में प्रमुख एक सभा थी और इसने हिंदी के विकास में क्या किया? सहयोग दिया। हिंदी के विकास के लिए ही यह बनाई गई थी। अगला है जिन्होंने हिंदी के विकास में साहित्यिक संस्थाओं ने जिन्होंने योगदान दिया, हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसकी स्थापना 1910 में प्रयागराज में हुई थी। इसके बाद दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 से 1927 तक। फिर आता है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 वर्धा में स्थापित हुई। इसके बाद राष्ट्रभाषा सभा जो 1937 में पुणे में बनी और हिंदी विद्यापीठ 1929 जो देवघर में बना।
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो 1938 में गुवाहाटी में बनी। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी हिंदी का विकास हुआ। पत्र पत्रिकाओं ने भी हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें नागरिक प्रचारणी पत्रिका महत्वपूर्ण है। हिंदी केसरी जो तिलक के मराठी पत्र केसरी का हिंदी रूपांतरण थी, इसका संपादक माधवराव सप्रे थे। अभ्युदय, मर्यादा मदन मोहन मालवीय जी की पत्रिकाएं, नवजीवन गांधी जी, फलतः इन सब के सहयोग से क्या बनी, हिंदी राष्ट्रभाषा बनी। अब राजभाषा के रूप में हिंदी के बारे में जानना आवश्यक है। अभी तक हमने जाना राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के बारे में। अब राजभाषा के रूप में हिंदी किस प्रकार से विकसित हुई, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत के संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। 14 सितंबर प्रतिवर्ष देश में क्या मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ, तब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो किसमें दिए गए हैं, 5, 6 और भाग 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। राजभाषा संबंधी कुछ अनुच्छेद, नियम और अधिनियम हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। संविधान के भाग 17 का शीर्षक क्या है, तो राजभाषा है, जिसमें कितने अध्याय हैं, तो कुल 4 अध्याय हैं, जिसमें पहला है संघ की भाषा, दूसरा है प्रादेशिक भाषा, तीसरा है उच्चतम और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और चौथा है विशेष निर्देश। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी। यह लिखा गया है, यह संविधान में वर्णित है। शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग में लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप अर्थात जो हम 1, 2, 1, 2, 3 करके लिखते हैं, वह प्रयोग में लाया जाएगा। अनुच्छेद 120, जिसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है। यह किसमें लिखा गया, यह किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 210 विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का इसमें वर्णन है। हिंदी या अंग्रेजी, विशेष परिस्थितियों में मातृभाषा का भी इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 343(1) जो है संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति बनेगी। 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का एक आयोग गठित करेगा, जो संघ के शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग के विषय में राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। तो तब अनुच्छेद 344 में क्या लिखा गया है कि जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया, उस समय से 10 वर्ष के बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति सिफारिश करेगा कि एक जो भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का एक आयोग का गठन करेगा। यह किसमें वर्णित है, तो अनुच्छेद 344 में। 30 सदस्यों की 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से एक समिति गठित होगी, जो आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करेगी और राष्ट्रपति को अपने राय के विषय में प्रतिवेदन देगी। अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं इस प्रकार है। जिस पहले 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी। 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 1972 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया, और 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
अनुच्छेद 344 एक और अनुच्छेद 351 आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट जो भाषाएं हैं, अब कितनी हैं? तो आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये क्या है? आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये हमारी 22 भाषाएं जो आठवीं अनुसूची में वर्णित हैं। वर्तमान में 6 भाषाओं को संविधान में आठवीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहे या ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को? तो 6 भाषाओं को संविधान में आठवीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल 2004 में दिया गया, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा संबंधी अनुच्छेद अधिनियम के अंतर्गत अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 345 जो राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में है। अनुच्छेद 348 जो विधि निर्माण और न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में है। और अनुच्छेद 350 1956 में अनुच्छेद 350 में 350 को जोड़कर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का उपबंध जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 1956 में अनुच्छेद 350 में 350 को जोड़कर प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, ऐसा उपबंध बनाया गया। अब कुछ राजभाषा बात कर लेते हैं राजभाषा आयोग के बारे में। 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344 एक के अनुसरण पर राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे BG खेर थे। प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी और राजभाषा संकल्प जो गठित हुआ 1968 में राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास और प्रसार से यह संबंधित था। राजभाषा संकल्प जो 1991 में गठित किया गया, राजभाषा संकल्प 1968 को पुनः पारित किया गया था। जो राजभाषा संकल्प 1968 था उसी को क्या किया गया? 1991 में पुनः पारित किया गया। अब जो राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं थी उनके बारे में जान लेते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति जिसका स्थापना वर्ष है 1967, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के संबंध में चालू कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करना इसका कार्य था। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अब शिक्षा मंत्रालय के अधीन जो संस्थाएं आती हैं हिंदी के विकास के लिए, तो उसमें साहित्य अकादमी नई दिल्ली में है। 1954 में इसकी स्थापना हुई। साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्षस्थ संस्था है यह। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957 में इसकी स्थापना हुई। शिक्षा, विज्ञान व साहित्य की उच्च कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन कर कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना इसका कार्य है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली 1960 में। शब्दकोश जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है उन्हीं में से है। शब्दकोश, विश्वकोश, अहिंदी भाषियों के लिए पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करना इसका कार्य है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली 1961 में स्थापित। विज्ञान व तकनीकी संबंधी शब्दावली का प्रकाशन यहाँ से होता है। राजभाषा विधायी आयोग गृह मंत्रालय के अधीन जो है। राजभाषा विधायी आयोग 1965 से 1975 केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है। अब यह कानून मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 में स्थापित। देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था यही है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में। राजभाषा विभाग 1975 में। संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामले इसके अंतर्गत देखे जाते हैं। अब बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में। तो विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन 10 जनवरी 1975 में हुआ था। यह 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है।
पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वह 10 जनवरी से 14 जनवरी 1975 में नागपुर में भारत में हुआ था। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। तीसरा 18 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली भारत में हुआ था। और चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ था। और छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। सातवां हिंदी सम्मेलन 5 से 9 जून 2003 परामिर्बो सूरीनाम में हुआ था। और आठवां 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। और नौवां 12 से 24 सितंबर 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। 10वां 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल भारत में हुआ था। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। और इसी के साथ ही 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, माफ़ करना दोस्तों, मुझे लगता है आगे को यहाँ पे कट गया है। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में हुआ था। अब कुछ प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। कुछ प्रश्न करेंगे तो हमारा ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहेगा। पहला प्रश्न है, प्रभाव क्षेत्र और समृद्धि की दृष्टि से क्रमशः भाषा के रूप हैं। पहला ऑप्शन है भाषा, बोली, उपभाषा। बी ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। और सी ऑप्शन है बोली, उपभाषा, भाषा। और डी ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा। तो हमारा उत्तर होगा सी ऑप्शन, बोली, उपभाषा और भाषा। सर्वप्रथम बोली होती है, फिर उसके बाद उपभाषा, फिर भाषा। तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, बोली, उपभाषा और भाषा। अगला प्रश्न है, उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए व्याकरण सम्मत भाषा को, ऑप्शन बी मानकीकृत भाषा को, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा को, या ऑप्शन डी एक प्रदेश अथवा प्रदेश के विशाल भाग में वैचारिक आदान प्रदान की भाषा। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, एक प्रदेश अथवा प्रदेश के विशाल भाग में वैचारिक आदान प्रदान की भाषा। अगला प्रश्न है, बोली और भाषा में अंतर है। तो दोस्तों बताइए, बोली और भाषा में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, बोली का क्षेत्र सीमित तथा भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। ऑप्शन बी, बोली का रूप मौखिक एवं भाषा का रूप मौखिक और लिखित होता है। या ऑप्शन सी, बोली का व्याकरण एवं मानकीकरण नहीं होता जबकि भाषा व्याकरण सम्मत और मानकीकृत होती है। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि बोली और भाषा, बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। यह भी सही है। बोली का रूप मौखिक और भाषा का रूप मौखिक और लिखित दोनों होता है। यह भी सही है। और बोली का व्याकरण एवं मानकीकरण नहीं होता जबकि भाषा व्याकरण सम्मत और मानकीकरण होती है। तो यह भी सही है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजभाषा से अभिप्राय उस भाषा से है डैश डैश में क्या आएगा? जो संपर्क भाषा होती है। अगला है, जो विशाल भूभाग में बोली जाती है, या जो संविधान स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा होती है, या जो परिष्कृत एवं साहित्यिक भाषा होती है। तो राजभाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जो संविधान और स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा होती है। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन सी, जो संविधान स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा होती है। अगला प्रश्न है, दो भिन्न मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों के मध्य वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम बनने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जो दो भिन्न मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनती है, उस भाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संपर्क भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, या सी उपभाषा, या डी राजभाषा। दोस्तों हमारा उत्तर है ऑप्शन ए, संपर्क भाषा। दो भिन्न मातृभाषा बोलने वाले व्यक्तियों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होती है, उस भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी में चुनाव का क्या कारण था? ऑप्शन ए, 1857 के आंदोलन की असफलता।
ऑप्शन बी संस्कृत फारसी अंग्रेजों को जन स्वीकृति न मिलना, ऑप्शन सी हिंदी से अधिक सामर्थ्यवान भाषा का अभाव, या ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी बी व सी दोनों, क्योंकि संस्कृत और फारसी अंग्रेजी को जन स्वीकृति न मिलने के कारण हिंदी का जो चयन की हिंदी के राजभाषा का होने का चयन किया गया और हिंदी से अधिक सामर्थ्यवान भाषा का भी अभाव था। तो हमारा उत्तर हो गया डी बी व सी दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए स्वामी विवेकानंद ने, बी केशव चंद्र सेन ने, या सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? केशव चंद्र सेन ने। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन ने राष्ट्रभाषा बनाने का विचार हिंदी को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में संविधान में कब स्वीकृत की गई? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन सी 15 जुलाई 1955 को, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1950 को। तो हमारा उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में संविधान में स्वीकृत की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित उपबंध हैं? तो बताइए दोस्तों, संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित उपबंध हैं? 5वें भाग में, 6ठे भाग में, 17वें भाग में, या उपयुक्त सभी? तो जैसा हमने पढ़ा था, संविधान के 5वें, 6ठे और 17वें भाग में राजभाषा से संबंधित उपबंध हैं। तो हमारा उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राजभाषा के संबंध में सत्य कथन है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी होगी। बी अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। सी 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी, या डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राजभाषा के संबंध में सत्य कथन पूछा गया है। तो पहला है, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह कथन भी सत्य है। अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, तो यह कथन भी सत्य है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी, तो ये कथन भी सत्य है। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सत्र। मैं आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। और इसी के साथ ही, इस सत्र के साथ ही हमारा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास जो हमने सीरीज चलाई थी वह समाप्त हुई। अब हम अगले सीरीज में शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी व्याकरण को शुरू करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मेरे चैनल से जुड़े और लाभ उठाएं। यदि आपके लिए मेरे ये सत्र उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।